नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शालिनी और स्वागत है आप सभी का इस अनोखे किताबी मेले में जिसका नाम है मेरी किताब मेरी कहानी सीजन 8। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? दोस्तों प्लीज NKMT टाइप करके मुझे बता दीजिए, एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल, ताकि हम प्रोग्राम को शुरू कर सकें। आज हो गया है इस प्रोग्राम का, इस सीजन का डे 13। 12 सेशंस हम कंप्लीट कर चुके हैं और बहुत कुछ नया सीख रहे हैं, बहुत कुछ नया जान रहे हैं। आगे का सफर अभी बाकी है। आगे बहुत सारे ऑथर्स और उनकी किताबें आपसे मिलने के लिए बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल कतार में है। और उसी तरह आज के सेशन में भी हम आपके लिए एक बहुत ही खास, बहुत ही यूनिक किताब लेकर के आए हैं। इसके साथ में आपके साथ हम उन ऑथर के साथ भी डिस्कशन करेंगे और कैसी रही उनकी राइटिंग जर्नी, कैसे ये बुक अस्तित्व में आई, क्या है इसके पीछे की कहानी, वो आज जानने की कोशिश करेंगे। तो शुरू हो चुका है आज का सेशन। दोस्तों रेडी हो जाइए एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पर चर्चा करने के लिए। आज हम बात करने वाले हैं इस किताब के बारे में, और ये किताब मामूली किताब नहीं है, मामूली टॉपिक नहीं है। आज का जो बुक का थीम होने वाला है वो अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है। जब मुझे फर्स्ट टाइम इस बुक के थीम के बारे में पता चला तो मैं सच में बहुत अमेज थी कि क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या ऐसा कोई पॉसिबल कर सकता है। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, थोड़ा सा बता देती हूँ कि आज किस बारे में डिस्कशन होने वाला है। आपने दोस्तों बहुत सारे धर्म ग्रंथ पढ़े होंगे। हमारे हिंदू समाज में, इसके अलावा अन्य धर्म में भी बहुत सारे ऐसे धर्म ग्रंथ हैं जो ईश्वर के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में बहुत कुछ सिखाते हैं, लाइफ लेसन्स देते हैं। और उन किताबों के थ्रू हमें बहुत कुछ जानने को मिलता है। हमें एक मानसिक शांति मिलती है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ हमारा जो रुख है वो हो पाता है उन किताबों के जरिए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन किताबों को, इन ग्रंथों को पढ़कर हम अपने हेल्थ को सुधार करने की तरफ भी जा सकते हैं? कहने का मतलब ये है कि हमारे ग्रंथों में जिस तरह के पौधों का, जिस तरह के प्लांट्स का, एनवायरनमेंट का जिक्र होता है, वो रिलेटेड होता है हमारे धर्म की, हमारे जो धर्म है उनकी कहानियों से, उनकी स्टोरी से रिलेटेड होता है, जो उसके साथ साथ आगे बढ़ती है। लेकिन उन प्लांट्स को लेकर के आप अपने स्वास्थ्य को सुधार करने के लिए, अपनी जीवन शैली को सुधार करने के लिए भी कोई एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और वो बहुत सक्सेसफुल भी हो सकता है। क्या ऐसा पॉसिबल है? कि आपने कभी ऐसा सोचा? लेकिन आज की बुक ऐसा पॉसिबल कर पाई है, आज की हमारी ऑथर ऐसा पॉसिबल कर पाई है क्योंकि उन्होंने जिस टॉपिक पर ये बुक लिखी है, उन्होंने साइंटिफिकली कुरान से कुछ ऐसे पौधों पर अपना वैज्ञानिक परीक्षण किया, रिसर्च वर्क किया और एक ऐसी तकनीक, एक ऐसी टेक्निक उन्होंने निकाली, एक ऐसी दवा उन्होंने निकाली जो सच में आपके जीवन सुधार के लिए, आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट हो सकती है। क्या कुछ है इसके बारे में और डिटेल में और ज्यादा क्लियर तरीके से हम आज की ऑथर से इस बारे में चर्चा करना चाहेंगे। सो जल्दी से प्रोग्राम को शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम सेशन को शुरू करें, उनका एक इंट्रोडक्शन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप उनके साथ इजीली कनेक्ट कर पाए। सो जो ऑथर आज हमसे जुड़ रही हैं, शी इज विद अ डिग्री इन ह्यूमैनिटीज। इसके साथ में शी इनिशियली बिल्ट अ सक्सेसफुल करियर इन बैंकिंग, but her intellectual curiosity led her to pursue a master's degree in scientific studies. This transition sparked her passion for researching the intersection of faith, nutrition, and health. So, without any further delay, बुलाना चाहूंगी हमारी आज की ऑथर को, जिनका नाम है नीलम इजहर काजमी। हेलो नमस्ते। नीलम, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। नीलम, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। और आप मुझे प्लीज बताना कि कहीं मैंने इंट्रोडक्शन में कोई गलती तो नहीं की, चाहे वो बुक को लेकर हो, नहीं, चाहे आपका हो। मैं जितना नहीं, नहीं, समझ बिल्कुल पाई, मेरे अकॉर्डिंग ये सही इंट्रोडक्शन था आपकी किताब के लिए। सही है, बिल्कुल सही है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो नीलम, आपसे हम जानना चाहेंगे इस प्रोग्राम से जुड़कर आपको कैसा लग रहा है? प्लीज पहले ये बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं आज इसको इस तरह से लाइव देख सकती हूँ और मुकम्मल हो गया एक प्रोजेक्ट जो शुरू किया था। मुझे बड़ी खुशी है कि आज ये उस स्टेज पे आ गया है कि मतलब जो जो मेहनत मैंने अपने घर में बैठ के की थी, आज वो पब्लिक उससे फ़ायदा उठा सकती है। मेरे अलावा दूसरे लोग भी उस रिसर्च वर्क से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी है कि आपने इसको इस चैनल को जिस तरह से आप चला रही हैं और जिस तरह से आप एक राइटिंग को, एक पैशन को आप दुनिया के सामने लेकर आती हैं और हर कहानी को आप बड़े ही इज़्ज़त के साथ
पेश करती हैं, मुझे उससे थैंक बड़ी यू सर, खुशी थैंक यू सो होती मच, है। थैंक यू सो मच हाँ, नीलम, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जैसे आपको लग रहा है कि आपकी हुँ, मेहनत सफल हो गई है आज, ऐसा मुझे लगता है जब ऑथर को ये फ़ील होता है कि एक्चुअल में उनको हम वो सर्व कर पाएँ जो हम सच में करना चाहते हैं, तो जी। ये सुन कर के बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि हुँ, ये हुँ। जितनी मेहनत है वो सब सफल हो गई है। बिल्कुल, बेशक। सो थैंक यू। नीलम आप प्लीज़ अपने बारे में थोड़ा-सा हमारी ऑडियंस को बताइए, आप कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं, फैमिली बैकग्राउंड क्या है और इस मकाम तक आप कैसे पहुँचे अभी? जी, मैं इंडिया, उत्तर प्रदेश जो नॉर्थ इंडिया में है वहाँ से हूँ, बिलॉन्ग करती हूँ। मेरा बचपन गाँव में हुआ, मुज़फ्फरनगर मेरठ के करीब एक शहर है, उससे थोड़ा दूरी पर एक गाँव है जौली सादात और हम सैयद हैं। हम काज़मी सैयद हैं, तो हमारा ताल्लुक प्रॉफ़ेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 7th जनरेशन से है और एक बहुत बड़ी संख्या में हम लोग इंडिया में हैं। और आज हम लोग इंडिया में इंडियंस की तरह ही हैं और यहीं के सिटिज़न्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरी पैदाइश गाँव में हुई और बहुत ही सिंपल मतलब शुरुआत थी। मेरे वालिद साहब ने अपने गाँव के सबसे पहले ग्रेजुएट हैं और पढ़ाई करी और जो मेरी वालिदा हैं, मेरी मदर, उनका ताल्लुक एक बहुत ही पढ़ी-लिखी फैमिली से था, रईस ज़मींदार फैमिली अमरोहा मुरादाबाद से और मेरे वालिद साहब खेत किसान टाइप लोग हैं। तो मेरे वालिद ने बड़ी मेहनत करी और पढ़ाई करी। पढ़ाई करी और फिर जब मेरी वालिदा से शादी हुई तो उन्होंने शादी के 2-3 साल बाद डिसाइड किया कि अब मैं बाहर जाऊँगा। तो मेरे वालिद साहब दुबई में काम करने लगे और फिर उसके बाद सऊदी अरेबिया चले गए। तो हमारा कुछ साल बचपन का सऊदी अरेबिया में गुज़रा, जहाँ पे हमारा एडमिशन इंडियन एम्बेसी स्कूल में हुआ और वहाँ पे हमने पढ़ाई करी और रहते हम अरेबिया में थे, लेकिन हम सुबह ही सुबह में जो नेशनल एंथम है, वो भी पढ़ते थे और हाथ उठाकर इंडिया इज़ माय कंट्री, ऑल इंडियंस आर माय वाओ! ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तो वो प्लेज लेते थे और फिर उसके बाद दिल्ली आए, दिल्ली में रहने लगे। मेरी वालिदा ने मेरा नाम जब मैं पैदा हुई थी तो दरख्शां ज़हरा रखा था, लेकिन जिस जगह पर हम दिल्ली में रहते थे, हरिनगर में, वहाँ पे ज़्यादातर पंजाबी थे और वो दरख्शां नहीं कह पाते थे, तो दरख्सां या ज़हरा को जहरा, तो मेरी वालिदा से मेरी आंटी ने कहा, मेरी खाला जान ने कि आप ऐसा नाम रखें जो आसान हो सबके लिए और मेरी वालिदा ने कहा कि आप ही बताएँ क्या रखें? तो मेरी खाला जान जो मेरी मौसी हैं, वो न्यूज़पेपर पढ़ रही थी और ये उस टाइम की बात है जब नीलम संजीवा रेड्डी इंडिया के प्रेज़िडेंट थे, तो ओके, उन्होंने कहा हम इसका बच्ची का नाम दरख्शां ज़हरा से निकाल कर नीलम इज़हार रखेंगे। मेरे वालिद का नाम इज़हार हुसैन है और इसलिए उन्होंने मेरा नाम नीलम इज़हार रख दिया। तो तब से मैं नीलम हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह हम 6 बहन-भाई हैं और 1994 में मेरे वालिद साहब बैंगलोर रिलोकेट हो गए यूपी से। हमारे यहाँ यूपी में घर पे बड़ी डकैती पड़ी थी, मेरे वालिद साहब के साथ बहुत ज़ुल्म हुआ और उस चोरी के बाद मेरे वालिद साहब ने डिसाइड किया कि अब हम लोग नॉर्थ में नहीं रहेंगे। तो हम लोग 1994 से पिछले 30 साल से बैंगलोर में हैं और बैंगलोर में मेरी पढ़ाई 10th स्टैंडर्ड के बाद मेरी कंटिन्यू हुई, डिग्री करी मैंने, उसके बाद मैंने बैंक में काम करना शुरू कर दिया और जब मेरी बेटी हुई फर्स्ट टाइम, मेरा जो फर्स्ट चाइल्ड है, उस टाइम पे मैंने डिसाइड किया कि अब मैं रिज़ाइन करके फुल टाइम मदर बन जाऊँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी एक बेटी है मरियम 13 साल की, मेरा बेटा है 11 साल का और अब मैंने बैंगलोर छोड़ के बैंगलोर से करीब एक सिटी है जिसका नाम है टुमकुर, ये एग्रीकल्चरल बेल्ट है, तो मैं ओके, 70 किलोमीटर्स दूरी पर बैंगलोर से टुमकुर में रहती हूँ और पिछले 2 साल से मैं गोट एंड शीप फार्मिंग कर रही हूँ। वाओ! इंटरेस्टिंग नीलम, वेरी इंटरेस्टिंग। सो नीलम रीडिंग और राइटिंग ये 2 हैबिट्स आई एम श्योर ये आपको बचपन से ही मिली है, तो आपने इतना रिसर्च वर्क किया और इतनी ज़्यादा आगे तक पढ़ाई की है। इन दोनों जी। हैबिट्स ने आपकी लाइफ को कितना चेंज किया है? बहुत चेंज किया है अल्हम्दुलिल्लाह। जब मेरे वालिद साहब अरेबिया में रहते थे तो साल में 1 महीने के लिए छुट्टी पे आते थे। तो हमारा कनेक्शन हमारी वालिदा से, मदर से बहुत था और यूपी में जो स्कूल हैं वो 1:30 बजे तक खत्म हो जाते हैं दोपहर में। तो जब घर आते थे तो बच्चों को किस तरीके से 6 बच्चों को कैसे घर में रखें? तो मेरी हुँ, वालिदा की आदत थी कि स्टोरी पढ़ती थी और हम सबको लिटा लेती अपने पास, हमारे पास लेट जाओ और वो स्टोरीज़ पढ़ती थी। तो वो यूजुअली प्रॉफिट स्टोरीज़ पढ़ती थी और उनकी फ़ेवरेट बुक थी 14 सितारे,
14 मासूमीन के बारे में, मतलब प्रॉफिट फैमिली के 14 मेंबर्स के बारे में वो बुक है। तो उसमें इतनी स्टोरीज़ थी और मतलब मैंने हमेशा अपनी वालिदा को देखा कि वो बचपन से ही अपना एक टाइम था कि जब घर के सब काम हो जाते थे, तो वो अपना किताब लेके बैठती थी, पढ़ती थी। और मेरे वालिद साहब को भी मैंने देखा कि मतलब गाँव से थे, लेकिन उन्हें बड़ा गुरूर था कि मैंने पढ़ाई करी और आज भी उन्हें अपनी टीचर्स के नाम याद हैं, अपनी जो लेसन्स उन्होंने पढ़े, वो लेसन्स आज भी दोहराते हैं। तो पढ़ाई-लिखाई का हमारे घर में बहुत ज़्यादा महत्व था क्योंकि हम शादी तो मेरी वालिदा की मेरे वालिद से हुई और जो गाँव में रहते थे। तो वहाँ पे एक बच्चे का पढ़ना-लिखना बहुत इम्पोर्टेंट था। तो मेरे वालिद साहब ने जब हम अरेबिया से आ गए, तो मुझे और मेरे ब्रदर को, एल्डर ब्रदर को मसूरी में हॉस्टल में एडमिशन कराया और उस वक़्त में 1986 में मैं बता रही हूँ कि उस वक़्त में मेरी 1 साल की फीस 1 लाख रुपए थी, जो आज हम मतलब आज के हिसाब से भी महँगी है। लेकिन उस टाइम पे भी मेरे वालिद साहब ने ये नहीं सोचा कि ये लड़की है, सिर्फ़ बेटे को भेज दूँ, बल्कि उन्होंने कहा कि 6 बच्चे हैं, ये 2 बड़े हैं, इनको मैं भेजता हूँ और हमें वहीं पे पढ़ाया। मतलब हमारी जो बुनियादी एजुकेशन है, फाउंडेशन है, बेसिक, वो बहुत अच्छे स्कूल्स में हुई और मेरे वालिद ने कहा कि चाहे कुछ भी हो, लेकिन इल्म के ऊपर मतलब बहुत ज़ोर है हमारे घर में कि इल्म हासिल करो। एब्सोल्युटली। नीलम, जी। हम इस बुक के बारे में अगर बात करें तो ये बुक अस्तित्व में कैसे आई? कैसे इस बुक को लिखा आपने और क्या रिसर्च वर्क किया? इसकी जर्नी प्लीज हमारे साथ शेयर कीजिए। जी। अ, हुआ ये कि मेरा बेटा शादी के 10 साल बाद हुआ। पहले ही साल में अल्हम्दुलिल्लाह दोनों बच्चे नॉर्मल डिलीवरी से हुए, बहुत सेहतमंद हुए। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि बचपन में बच्चों को सर्दी, ज़ुकाम ये ज़्यादा होता है। तो इतना इसको जो छोटा बेटा है, इसको सर्दी ज़्यादा होती थी, तो मुझे नहीं मालूम था और फोर्टिस हॉस्पिटल बैंगलोर में जहाँ ये पैदा हुए, वहाँ पे उन्होंने कहा एंटीबायोटिक्स दें। छोटे से बच्चे को एंटीबायोटिक्स देने लगे। तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि इनके पास इससे ज़्यादा कोई इलाज नहीं है। बैंगलोर में एक इंस्टीट्यूट है आईएम, इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन। उनके बारे में मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी। मैंने उनको सिर्फ़ कॉल करके पूछा। मैंने कहा ऐसे-ऐसे मेरे बच्चे की हालत हो गई है, नेबुलाइज़ेशन से भी फ़ायदा नहीं हो रहा है, कफ़ बहुत बढ़ गया है, क्या करें? उन्होंने सिर्फ़ ये कहा कि आप जो अजवाइन का पत्ता जिसको हम नॉर्थ में कहते हैं अजवाइन का मोटा-मोटा पत्ता रहता है, यहाँ पे उसको कहते हैं दोड्डे पत्रे, कन्नडिगास जो बोलते हैं। तो उन्होंने कहा आप दोड्डे पत्रे लीजिए, मधु लीजिए मतलब शहद लीजिए और उसका स्वारस निकाल लीजिए। मतलब उसका जूस निकाल लीजिए 1 या 2 पत्तों का और उसमें मिलाकर आप उस बच्चे को बस चटाइए और 1 से 2 बार या 3 बार दीजिए और अगर खाँसी कम ना हुई और जो वो कफ बन रहा है वो कम ना हुआ तो आप यहाँ पर लेकर आएँ। और मैंने बस ये ट्राई किया क्योंकि मेरे घर में कुछ प्लांट्स थे, वो प्लांट भी था और उससे ऐसा लगा कि जैसे चमत्कार हो गया। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे इस इंस्टीट्यूट को विज़िट करना है। जब इस इंस्टीट्यूट में आई तो पता चला कि यहाँ पे सिर्फ़ रिसर्च वर्क होता है। ये लोग इस इंस्टीट्यूट का नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन। अब ये एक पूरी फुल फ्लेजेड यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी जिसका नाम है ट्रांस डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी और उन्होंने अपनी ज़िंदगी का मिशन ये बनाया कि जितने भी आयुर्वेदिक ग्रंथ हैं, जितने भी वेदास हैं, जैसे आयुर्वेद अथर्ववेद का एक हिस्सा है, तो उन्होंने डिसाइड ये किया कि जितनी भी इसमें औषधियाँ लिखी हुई हैं, फ़ॉर्मूलेशंस लिखे हुए हैं, उनको अगर हम किसी से कहते हैं कि सर्दी हो गई है, दूध में आप हल्दी मिलाकर पिएँ, तो जो बाहर के लोग हैं, जो मान लीजिए यूरोप के हैं, अमेरिकन्स हैं, वो ये कहेंगे, आप वैलिडेट करें कि किस तरीके से आपने ये प्रूव कर दिया कि हल्दी और दूध फ़ायदेमंद है। तो आज इस इंस्टीट्यूट में, इस यूनिवर्सिटी में रिसर्च करी जाती है एट मॉलिक्यूलर लेवल कि जो ट्रेडिशनल रेसिपीज़ हैं, उसमें बहुत हिकमत है, उसमें विज़डम है, लेकिन आज की साइंस हर चीज़ के लिए प्रूफ माँगती है, तो वो लोग अ, उसको रिसर्च करके ट्रेडिशनल नॉलेज को रिसर्च करके साइंटिफिक लेवल पे प्रूव करते हैं और उसको वैलिडेट करते हैं। तो जब मैं उस इंस्टीट्यूट में गई, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपको अगर ये सब सीखना है, तो हमारे पास कुछ कोर्सेज़ हैं फाउंडेशन लेवल के और पंचकर्मा थेरेपी एंड योगिक साइंसेज़। तो मैंने वो कोर्स जॉइन किया, 6 मंथ्स का कोर्स था और मैंने उस कोर्स को टॉप किया और उन्होंने मुझे रियलाइज़ करवाया कि आप इतना अच्छी तरीके से समझ गईं, जबकि आपका बैकग्राउंड इस्लामिक बैकग्राउंड है और आप मेरा उस टाइम पे बैंकिंग मतलब एक्सपीरियंस था, 11 साल मैंने काम किया हुआ था। तो उन्होंने कहा कि आप अगर चाहें तो हमारे इंस्टीट्यूट को जॉइन करें और जो हमारे फ्रेश स्टूडेंट्स आते हैं उनको पढ़ाएँ। तो कुछ समय के लिए मैंने ये पढ़ाया भी
फाउंडेशन ऑफ आयुर्वेदा एंड योगिक साइंसेज। और जब ये यूनिवर्सिटी में तब्दील हो गए पूरा इंस्टीट्यूट, तो उन्होंने ऑफर किया कि हमारे यहाँ पोस्ट ग्रेजुएट एंड पीएचडी प्रोग्राम्स हैं। तो उस समय में मैंने एमएससी में ज्वाइन करने की ख्वाहिश जाहिर करी, और मेरे जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं उन्होंने कहा कि अगर आपने उसी लगन से इसको समझा जैसे एक बीएससी का स्टूडेंट समझ सकता है और वही मेहनत करी, तो डेफिनेटली ये रिसर्च वर्क है, इसमें बड़ी मेहनत होगी, लेकिन अगर आप उसके लिए तैयार हैं तो आप इसको ज्वाइन करें। तो ये कोर्स मैंने इस तरह से ज्वाइन किया। और ये जो टॉपिक मैंने लिया प्लांट्स, जब हमारा फर्स्ट ईयर एमएससी का था, तो बैंगलोर में एक इंस्टीट्यूट है यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज, जिसको जीके वीके भी कहते हैं, गांधी कृषि विज्ञान केंद्र। तो वहां के प्रोफेसर्स आए थे और उन्होंने हमें वो बोटेनिकल स्टडीज के ऊपर बता रहे थे कि किस तरह से बोटेनिकल स्टडीज को आप ग्रंथों में भी ढूंढ सकते हैं। तो वहां पे उन्होंने हमें रामायण सुनाई। रामायण तो मैंने बचपन से सुनी है, महाभारत का जब प्रोग्राम आता था तो हम बचपन में टीवी खोल के देखते थे कि ये हमें देखना है, तो मुझे बड़ा इंटरेस्ट था। तो जब उन्होंने रामायण के बारे में बताया कि जब श्री राम और श्री लक्ष्मण जी यहाँ से भारत से श्रीलंका चले गए थे, तो और वो रावण के साथ उनका युद्ध चल रहा था, उस समय में लक्ष्मण जी एक ब्रेन कोमा में पहुंच गए थे किसी वजह से, जिसकी वजह से श्री राम ने कहा कि हनुमान जी से कि आप एक जड़ी बूटी लेकर आए जिसका नाम है कि आप इस संजीवनी को लेकर आए। लेकिन उन्होंने वो शनाख्त बताई और वो पता था उन्हें कि ये पहाड़ों पर होती है। तो हनुमान जी उसको लेकर आए और उन्होंने उसमें से स्वरस निकाल के जैसे ही लक्ष्मण जी को दिया तो वो जाग गए। उन्होंने कहा कि देखिए ये है तो स्टोरी एक जिसे कहेंगे रिलीजियस स्टोरी है, जी लेकिन इसमें एक साइंटिफिक स्टडीज छुपी हुई है। उन प्लांट्स का जिक्र किया गया है कि जिससे एक ब्रेन डैमेज हो, अगर हो गया हो, कोमा में चला गया, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गया हो, उसको आप इंस्टेंटली अगर रिवाइव कर सकते हैं, तो ऐसी भी भगवान ने जड़ी बूटियां बनाई हैं। तो ये जो इंस्टीट्यूट है यूएएस, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज, यहाँ के कुछ साइंटिस्टों ने अपना मिशन बनाया कि हमें वो पौधों को, इन हर्ब्स को ढूंढना है। और फिर उन्हें पता चला कि पहाड़ों पर 3000 फीट की ऊंचाई पर कुछ ऐसी हर्ब्स हैं कि सिर्फ जब बारिश का मौसम आता है तो वो जमीन में ऐसे ऐसे दिखते हैं जैसे जाग गई जमीन, नहीं तो वो पूरी की पूरी हर्ब्स वहीं पर है, मगर हम देख भी नहीं पाते क्योंकि आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, वो बिल्कुल ओके मिट्टी के रंग की हो जाती हैं। तो जब मैं ये सब सुन रही थी तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि जिस तरह से इन्होंने रामायण में कितनी अकलमंदी के साथ उन प्लांट्स को आइडेंटिफाई किया, तो मैं जब कुरान पढ़ती हूँ तो मैंने कितने चैप्टर्स में फलों का, पेड़ों का, इन चीजों का, दरख्तों का जिक्र सुना है। क्या मैं इसको अपना स्टडी का, रिसर्च का टॉपिक बना सकती हूँ? और जब मैंने उन्हीं से वही प्रोफेसर से मैंने ये डिस्कस किया तो उन्होंने कहा अगर आपके कुरान में ये सब है तो फिर आपका फर्ज है कि आप इसको बाहर लेकर आए और आप इसको दिखाएं कि आपके पास क्या है, मतलब वो इंफॉर्मेशन एक बोटेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप बताएं। तो मैंने जब अपनी यूनिवर्सिटी में डिस्कस किया, उन्होंने कहा अगर एग्जिस्टिंग नॉलेज है तो आपका अपना रिसर्च वर्क क्या है, आपको ये दिखाना है कि इस एग्जिस्टिंग ट्रेडिशनल इंफॉर्मेशन में मैंने क्या नया ढूंढा। तो जो जी मेरा रिसर्च है वो प्लांट्स ऑफ द कुरान, स्टडी ऑफ प्लांट्स इन द कुरान फॉर देयर फूड एंड न्यूट्रिशनल वैल्यू, कि उनमें क्या न्यूट्रिशन है और फूड वैल्यू क्या है उन प्लांट्स में। तो इस तरह अच्छा। से मैंने अपनी एमएससी शुरू करी। और नीलम, आपने कौन सा प्लांट और क्या न्यूट्रिशन उसमें ढूंढा, इसके बारे में आपसे आगे चर्चा करूंगी, लेकिन इससे पहले आप प्लीज हमें ये बताइए कि इस बुक के लिए आपको किसने मोटिवेट किया, किसने गाइड किया, किसने जी आपको एक पिलर के जैसे आपके साथ खड़े रहे, आपकी हेल्प की इस बुक को कंप्लीट करने के लिए, उनके बारे में बताइए जी प्लीज। जी। तो ये जो प्रोग्राम है, मेरी किताब मेरी कहानी से पहले जो मैंने एक वेबिनार ज्वाइन किया था जिसमें नितिन साहब ने हम सबको बहुत मोटिवेट किया था। वो वेबिनार में उन्होंने कहा था, एक स्टोरी सुनाई थी कि जब वो बैंगलोर में किसी बुक फंक्शन में आए तो वो किसी एक बहुत अजीम आदमी से मिले और उनके पास एक बहुत अच्छा आइडिया था, लेकिन वो लिख ना पाए, और जब कोविड के बाद वो दोबारा बैंगलोर गए तो उन्हें पता चला कि उनका देहांत हो चुका। तो उन्होंने कहा था कि अगर आपके पास कुछ है, कोई ऐसी स्टोरी है, कोई ऐसी बात है जो आप जिसको अमूल्य जानते हैं, और वो चाहते हैं कि इससे किसी और का फायदा हो, और आपको ये लगता है कि पूरी दुनिया को इससे फायदा नहीं होगा, लेकिन अगर ढूंढा
2-4 लोगों को भी फायदा हो। फिर लास्ट में उन्होंने कहा अगर एक इंसान का भी फायदा हो सकता है, तो आप ये किताब अपनी ज़रूर लिखें। जब मैंने वो वेबिनार अटेंड किया था, तो उससे मुझे ये मतलब इंस्पिरेशन मिली थी कि मुझे लिखना है। जब मैंने एमएससी जॉइन किया और ये डिसाइड किया कि मुझे प्लांट्स के बारे में लिखना है और मेरे प्रोफेसर्स ने एग्री किया, तो उस समय मुझे लगा कि मुझे कोई ऐसा इंसान चाहिए जिसको इस इल्म के बारे में पूरी जानकारी हो। मतलब ये प्लांट्स के बारे में, कुरान शरीफ के बारे में, हदीस के बारे में। तो उस टाइम पे जो मेरे भाई हैं मौलाना दिलावर हुसैन साहब, उनसे मैंने राब्ता किया। मैंने कहा कि मुझे ये टॉपिक पे इतनी रिसर्च के लिए मतलब इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है और मुझे आप गाइड करें। तो उन्होंने मुझे जिस तरह से मदद करी है साथ-साथ में और ये प्लांट्स को आइडेंटिफ़ाई करवाना, किस कुरान की किस सूरे में इस प्लांट का ज़िक्र है, उसका क्या महत्व है कुरान में और फिर उसी चीज़ को जब उस ज़माने में जब कुरान नाज़िल हुआ है, रिवील हुआ है, तो प्रॉफिट से जब लोग आके पूछते थे कि इस प्लांट का ज़िक्र यहाँ पे क्यों है? वो जो बताते थे उसको हदीस कहते हैं, उनकी सेइंग्स को। उस हदीस की किताबों को एक्सप्लेन करना, इसमें मेरी जो मदद करी है सबसे ज़्यादा वो मेरे भाई मौलाना दिलावर हुसैन साहब ने करी है। ओके, सो दोस्तों अब समय आ गया है कि हम नीलम जी की किताब के साथी से बातचीत करें और उनके व्यूज जानें इस किताब को लेकर, इस टॉपिक को लेकर। सो मैं इनवाइट करना चाहूंगी इनके ब्रदर को, मीर साहब को। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार, नमस्कार। सर, स्वागत है गुड आपका इस मॉर्निंग, प्रोग्राम। सलाम अलैकुम। नमस्कार, बोलिए। जी, सो नीलम मैम से हम बात कर रहे हैं इनकी बुक को लेकर के। आप क्या कहना चाहेंगे, इस किताब का जो निर्माण हुआ है वो बहुत ही रिसर्च वर्क के साथ हुआ है, आपने बहुत हेल्प की है इनकी। आप क्या कहेंगे इनके बारे में? देखिए, जब उन्होंने आकर के हमसे बताया कि मौलाना साहब इस तरह से हम रिसर्च करना चाहते हैं इस टॉपिक पे, ये मेरा उसमें यूनिवर्सिटी में मैंने टॉपिक ली है। मैंने कहा बेहतरीन चीज़ आपने चॉइस किया है, इसलिए कि हमारे कुरान में एक जगह पे कहा गया है कि आपको हर चीज़ का, यानी इस वर्ल्ड में जो भी चीज़ पाई जाती है उस सब चीज़ का इल्म उसी कुरान से में मौजूद है, बस निकालने का हुनर चाहिए। तो मैंने जी, कहा आपने बेहतरीन टॉपिक चॉइस किया है, बेहतरीन अंदाज से चॉइस किया है। चलिए जो भी होगा आपको, मैं आपके साथ में हूँ, आपकी मैं हेल्प करूँगा। तो उन्होंने मुझे बताया कि आप कुरान में बताइए वो आयतें जिसमें जो है पौधों का या फलों का या फ्रूट्स का या वेजिटेबल्स वगैरह का जो ज़िक्र हुआ है और कौन से पौधा किस वक़्त पे कहाँ पर हुआ है, इसकी थोड़ा-सा आप मुझे हेल्प कीजिएगा। तो फिर मैं चूँकि मौलाना हूँ, प्रीस हूँ, तो मैंने इसकी इल्म हासिल किया है। और तकरीबन मैं अरबी कंट्रीज़ में, सीरिया में, अल-मुस्तफ़ा यूनिवर्सिटी में 14 ईयर्स रहा। वहाँ पर इन्हीं सब चीज़ों का मैंने इल्म हासिल किया, पढ़ा था। तो मुझे भी बहुत ज़्यादा शौक है इल्म को इधर-उधर फैलाना, बताना, बात करना। तो जब मेरी ख़्वाहर मिली मुझे, तो मेरी सिस्टर, तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने सिस्टर के लिए दुआ भी की कि सिस्टर मेरी इससे उसमें कामयाब हो जाए, और जहाँ तक हमसे हो सका हमने सिस्टर की मदद की। हमने कुरान से और हदीस हदीस में जो हमारे यहाँ बहुत सारे बुक्स हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा हदीस जो हमारे 14th मासूमीन की हैं, उसका नाम है अल-काफ़ी। मैंने सिस्टर से कहा अल-काफ़ी और कुरान से जो भी रिलेटेड आपके प्रॉब्लम्स होंगे, उसको मैं सॉल्व करूँगा, उसको मैं आपको बताऊँगा। मैं आयत निकाल के आपको दूँगा, हदीस निकाल के दूँगा, उसका ट्रांसलेशन बताऊँगा और उसके बारे में थोड़ा समझाऊँगा। अब रिसर्च करके आगे पहुँचाना आपका काम होगा। जब जी, दोनों जी, भाई-बहन मिले, तो इस मसले पे तो एक तो कुरान का इल्म भी हुआ, हदीस का इल्म भी हुआ, और लोगों को कुरान के बारे में भी पता चला, हदीस के बारे में भी पता चला। हम कुरान से और हदीस से निकाल-निकाल कर मैं सिस्टर को दिया कि इसके मीनिंग ये है, चूँकि आप अरबी पढ़ लेती हैं, लेकिन समझने में थोड़ा-सा प्रॉब्लम होता है। चूँकि हम पढ़ चुके हैं, तो हम आसानी से समझ लेते हैं। मैं पूरा ट्रांसलेशन करके अपनी सिस्टर के हवाले किया। सिस्टर ने हमारे ट्रांसलेशन किए हुए तमाम उस सेंटेंस को समझा और पैराग्राफ को समझा और सोच करके यहाँ तक रिसर्च करके पहुँची हैं कि आज वो आपके सामने वो बुक पेश कर रही है। इसमें सबसे ज़्यादा मेहनत हमारी सिस्टर की है। हमारा काम तो सिर्फ़ कुरान और हदीस की बुक से निकाल करके उनके हवाले किया। अब उसको समझ करके रिसर्च में ले जा करके करना, ये उनकी अपनी मेहनत थी, उनकी अपनी काविश थी। हम उनको सैल्यूट करते हैं। उसने बहुत अच्छा टॉपिक चॉइस किया और यानी इन्हें प्रूफ कर दिया कि हम जो है
प्रॉफिट मोहम्मद के फॉलोवर्स है, और उन पर जो नाजिल हुई बुक कुरान, हम कुरान को जो है इस तरह से दुनिया के सामने लेकर के आएंगे। और वो जो कुरान का दावा था कि हमने हर चीज का इल्म इसमें रखा है, तो मेरी सिस्टर ने उसमें से बहुत सारे उलूम में से एक चीज को कुरान से निकाल करके दुनिया वालों के सामने पेश किया कि दुनिया वाले देखिए कि कुरान और मासूमीन की हदीस की बुकों में ये तमाम चीजें पाई जाती हैं। तो मैं जो है उनका थोड़ा बहुत हेल्प किया और उनके साथ में रहा, और अभी भी साथ में हूँ और साथ में रहूंगा। थैंक यू सो मच अनिल साहब, हमसे बात करने के लिए, अपने इतने ब्यूटीफुल व्यूज जो इमोशंस आपने अभी शेयर किए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू। ओके, सो नीलम जी, जैसा कि सर ने बताया कि वो एक चीज जो आपने कुरान में से खोज के निकाली है हमारे सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, लोगों की वेलफेयर के लिए, तो अब वो समय आ गया है कि आप उसका खुलासा करें कि वो आखिर क्या एक टेक्निक आपने निकाली है, क्या वो दवा आपने खोज की है, रिसर्च किया है, जो हमारी ऑडियंस को, हमारी सोसाइटी को बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकता है। जी, तो कुरान तो एक्चुअली में मतलब अरेबिक में लिखा हुआ है, और इतनी सारी चीज़ें हैं कुरान में कि जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के मुस्लिम्स हैं, क्योंकि अरबी नहीं जानते, तो अरबी को हम मेमोराइज़ तो कर लेते हैं। जैसे आपने हिंदू धर्म में भी देखा होगा कि श्लोक को हम मेमोराइज़ कर लेते हैं, लेकिन अगर संस्कृत ना जाने, तो मेमोराइज़ श्लोक का भी मीनिंग नहीं समझते, बस उसको मेमोराइज़ किया हुआ है। तो हमारे यहाँ ऐसा होता है कि छोटे-छोटे बच्चे भी कुरान को मेमोराइज़ कर लेते हैं, पूरे कुरान को, मतलब पूरी किताब उनकी हाफ़िज़े में है। मैंने ये रियलाइज़ किया कि जब तक हम इसको पहचानेंगे नहीं, तो हमें समझ नहीं आएगा कि हम पढ़ क्या रहे हैं और क्यों इसकी इतनी महत्व है हमारी ज़िंदगी। मतलब बच्चा पैदा होने से लेके हम कुरान पढ़ते हैं, शादी हो रही है, कुरान पढ़ रहे हैं, शादी किस तरीके से होनी है, वो मुस्लिम पर्सनल लॉ, वो कुरान में है, ज़िंदगी का जीने का पूरी शैली कुरान शरीफ में है, लेकिन कुरान अरबी में है, और अरबी हमारी भाषा नहीं है। हमारे यहाँ हम तो हिंदी बोलते हैं या उर्दू बोलते हैं। तो मुसलमान होने के बावजूद हमें कुरान जब समझ ही नहीं आ रहा है, तो फिर इसकी वैल्यूज़ हमें, हमारे मतलब हमें उस लेवल पे नहीं पहुँचा सकती, जब तक हम इसको समझें ना। जी। तो इसलिए मैंने अभी भी मेरी अरेबिक बहुत ही बेसिक लेवल की है, लेकिन मैंने कोशिश करी कि जितना हो सके ट्रांसलेशंस पढूँ और कुरान से रिलेटेड जो इसके अंदर जो किताबों में लिखा हुआ है वो खोलूँ। तो जब मैंने अपना डिसाइड किया कि मुझे इतना तो मालूम है कि प्लांट्स का ज़िक्र है कुरान में, लेकिन कहाँ पर है, कैसे ढूँढूँ, किस तरह से आइडेंटिफ़ाई करूँ? तो इसके ऊपर बहुत रिसर्च वर्क हो चुका है, लेकिन अरबी में, फ़ारसी में, उर्दू में ये किताबें ज़्यादा हैं, इंग्लिश में बहुत कम है या हिंदी में बहुत कम है। तो जो एक्जिस्टिंग रिसर्च वर्क है, उसको मैंने रिव्यू किया। जो बुक्स ऑलरेडी हैं, लिखी हुई, उनको मैंने रिव्यू किया और मैंने आइडेंटिफ़ाई किया कि 20 से ज़्यादा प्लांट्स कुरान शरीफ में मौजूद हैं। जिन प्लांट्स को मैंने आइडेंटिफ़ाई किया और सिलेक्ट किया, वो सिर्फ़ वो प्लांट्स हैं जो फूड और न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने सिलेक्ट किए। तो जैसे बार्ली है, जैसे मतलब अनाज है, तो अनाज में कौन से प्लांट का ज़िक्र कुरान शरीफ में है? तो गेहूँ भी अनाज ही है, और जौ, बाजरा ये भी अनाज है। लेकिन कुरान शरीफ में जिसका ज़िक्र है वो है जौ, मतलब बार्ली, जिसको आज हम ओट्स कह के कितना इस्तेमाल करते हैं और इसके कितने फ़ायदे हैं। दालें भी कितनी, सब अल्लाह ने ही बनाई है, दुआ खुदा ने ही सब बनाई है। लेकिन अगर एक दाल का ज़िक्र है कुरान शरीफ में, तो वो है मसूर की दाल। तो फिर तो मैं इन चीज़ों पे गौर करती थी कि क्यों? या जैसे सब्जियाँ कितनी बनाई हैं, लेकिन प्याज़, लहसुन, अदरक इनका ज़िक्र है। फिर जैसे सब्जियाँ हैं तो लौकी का ज़िक्र है, खीरे का ज़िक्र है। फिर जैसे फल हैं, तो अंजीर हो गए, बनानाज़ हो गए, ऑलिव्स हो गए, डेट्स हो गई, ग्रेप्स हो गए, इनका ज़िक्र ज़्यादा है। तो हालाँकि तमाम फल खुदा ने ही बनाए, जहाँ पर भी हैं सारे के सारे फल खुदा ने ही बनाए, लेकिन कुछ ख़ास चीज़ों का ज़िक्र है और कुछ ख़ास सीक्वेंस में ज़िक्र है। तो जब मैंने इन चीज़ों को स्टडी किया, तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि इसको तब समझ सकते हैं कुरान को, जब हम हदीस को समझें। तो हदीस एक वो लिटरेचर है कि जैसे मान लीजिए मान लीजिए आप कोई कोड पढ़ें, कोड लैंग्वेज पढ़ें, तो कुरान में कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, जैसे एक चैप्टर है जिसका नाम है अंजीर, चैप्टर का नाम ही अंजीर है।
जो चैप्टर 95 चैप्टर है कुरान में, और कुरान में बस 114 चैप्टर्स हैं। कुछ चैप्टर्स इतने छोटे हैं कि बस 3 सेंटेंसेस के हैं, हर सेंटेंस को आयत कहते हैं। तो 3 सेंटेंस का भी एक चैप्टर है, मतलब लेकिन मुकम्मल चैप्टर है कि जिसमें शुरू से आखिर तक एक मुकम्मल नॉलेज उन 3 वाक्यों में अच्छा दे दी गई। जी, जी तो जी इस तरह से एक चैप्टर है जिसका नाम है अंजीर, उसमें 8 वाक्य हैं, 8 आयत हैं। उसमें खुदा कसम खाता है कि कसम खाता हूं मैं अंजीर की और जैतून की। उस चैप्टर का नाम अरबिक में है तीन, तीन कहते हैं अरबिक में अंजीर को। तो खुदा कह रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वत्तीन वज़ैतून, मैं कसम खाता हूं तीन और जैतून की। तो अब जो उस वक्त के लोग थे जिनके जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमारे प्रॉफिट ने ये आयत जाके सुनाई, ये कुरान का सूरा सुनाया कि ये कुरान की आयत मुझ पर नाजिल हो रही है, मतलब अल्लाह की तरफ से मैसेज आया है। तो लोगों ने पूछा कि क्यों रसूल खुदा अल्लाह सुब्हानहू व तआला कसम खा रहा है एक अंजीर की, मतलब कसम किस चीज की खाई जाती है? एक अजीम चीज की खाई जाती है। जैसे हम कहेंगे कि भाई अगर बहुत कोई मुश्किल काम हो तो मैं कहूंगी मेरी माँ की कसम, तो मुझे जी मालूम है कि मेरी माँ बहुत अजीम है, लेकिन हाँ खुदा ने एक अंजीर की कसम खाई, एक जैतून की कसम खाई। तो मैं जब ये पढ़ती थी तो मैंने रियलाइज किया कि इसमें कुछ है। अंजीर कोई ऐसी मामूली चीज नहीं है, हमारे लिए एक फल है कि बस एक अंजीर है, लेकिन उसमें क्या चीज है कि खुदा ने इसकी कसम खा के बताई, या जैतून में कसम खा के बताई। तो मैं सिर्फ इसका जिक्र करूंगी कि अंजीर को कुरान में सिर्फ एक बार इस्तेमाल किया, मतलब इसका मेंशन सिर्फ एक बार है कुरान शरीफ में। जैतून का जिक्र 7 टाइम्स है अलग अलग चैप्टर्स में। लेकिन अच्छा खुदावंद आलम ने ये कहा कि अब यहाँ पे सिर्फ कहा कि मैं कसम खाता हूँ अंजीर और जैतून की। जब प्रॉफिट से पूछा कि इसको खुदा ने क्यों कसम खाई, अब उन्होंने जो बताया है, जो एक्सप्लेनेशंस हैं, वो अगर उन्होंने फायदे बताए या रीजन बताया क्यों ये खुदा कसम खा रहा है, उस सब को हम कहते हैं हदीस लिटरेचर। हदीस, उनकी सेइंग्स, प्रॉफिट की सेइंग्स। और वहां पे प्रॉफिट ने एक्सप्लेन किया कि ये अंजीर एक ऐसा फल है, जन्नती फल है, कि जिसमें कोई भी चीज फेंकने लायक नहीं है। अंजीर में कोई भी चीज फेंकने लायक नहीं है, मतलब कि आप मुकम्मल तरीके से उसे खा सकते हैं, उसकी स्किन हो, उसके अंदर का हो, बाहर का हो, मुकम्मल हिस्सा। दूसरी चीज ये कि जब ये ताजा है तब भी न्यूट्रिशियस है, और जब ये सूख जाता है मुकम्मल तरीके से ड्राई फॉर्म में हो तब भी ये उतना ही न्यूट्रिशियस है। थर्ड चीज ये बताया कि ये एक वो पेड़ से उगता है अंजीर कि जिसमें आपको कभी कोई फूल ही नहीं दिखेगा। अंजीर के पेड़ पर, फिग ट्री पर आपको कभी कोई फूल नहीं दिखेगा। जैसे फिग ओके ट्री की फैमिली से और भी पेड़ हैं, जैसे पीपल का पेड़ और अंजीर का पेड़ एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। अंजीर को इंग्लिश में कहते हैं फीकस कैरिका, और जो पीपल का पेड़ है उसको कहेंगे फीकस रिलीजियोसा। जो बरगद का पेड़ है वो भी अंजीर की ही फैमिली से है, तो उसको कहते हैं फीकस बेंगलांसिस। तो ये सब एक ही फैमिली ट्री से है। अब आपने कभी पीपल के पेड़ पर कोई फूल देखा? नहीं सिर्फ पत्ते होते नहीं, हैं हाँ एग्जैक्टली लेकिन कोई भी फल बिना फूल के नहीं निकलता। हम्म तो अब फूल फूल कहाँ है? तो ये फूल जो है इस अंजीर के अंदर ही है। और जब वो छोटा सा, एक जैसे पीपली को देखें आप, जब वो छोटी सी है तो उसको अब जब तक कोई भी चीज फल तब तक नहीं बनती जब तक पॉलिनेट ना हो जाए। हम्म पॉलिनेट करने के लिए या तो चींटियां आती हैं, या मधुमक्खियां आती हैं, या भौरे आते हैं, बीटल्स आते हैं, या हम्म हवा या पानी, है ना? तो अब अंजीर को कौन सी चीज है जो पॉलिनेट करती है? तो अंजीर को पॉलिनेट करने के लिए एक वॉस्प होता है, एक ततैया होता है, जो छोटे छोटे, इतने छोटे साइज में होते हैं कि वो अंजीर के जहां पे एक तरफ से तो लटका हुआ है, जहां से नीचे से वो मुंह खोल के उसके अंदर घुस जाते हैं। और जो ततई होती है वो उसके अंदर जाके अंजीर के हर दाने में अपना एक अंडा देती है। और जो ततई वो जब बाहर निकलती है, ततैया जाके उसको अपनी तरफ से स्पर्म से पॉलिनेट करता है, और फिर वो निकल आता है। और जैसे जैसे ये अंजीर बढ़ता चला जाएगा, वो उसके अंदर जो वो भुनगे हैं ततैयों के, वो भी बढ़ते चले, और जैसे ही वो शेल आउट होंगे, बाहर निकलेंगे, ये अंजीर बड़ा हो जाएगा। और ये अंजीर मुकम्मल तरीके से अंदर से एक फ्रूट है, जबकि इसके जो फ्लोरेसेंस है, इसका जो फूल है, वो अंदर है, इन्वर्टेड है। और उसको हम्म पॉलिनेट करने के लिए मतलब जिस जीव ने उसको पॉलिनेट किया, उसको इसके अंदर दाखिल होना होगा, बाहर निकलना होगा। जैसे आप गूलर देखें जो बरगद के पेड़ पर उतरते हैं, जब हम गूलर पूरी तरह से पक जाते हैं, यूजुअली बंदर खाते हैं, लेकिन आप खोल के देखें तो उसमें से
छोटी छोटी भुन गई छोटी छोटी फ्लाइज निकल के उड़ जाती हैं। अच्छा। वो क्यों होता है? तो वो पूरी तरह मतलब अंजीर एक वो फ्रूट है कि जो आपको हदीस में लिखा हुआ है कि अगर आप अंजीर खाते हैं तो आपके घुटने, आपकी हड्डियों में बहुत ताकत होगी। अगर आप अंजीर खाते हैं तो आपका जो इंटेस्टाइनल ट्रैक है वो बिल्कुल साफ हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगा। अगर आप अंजीर खाते हैं तो आपके मुंह में कभी बदबू नहीं आएगी। अगर आप अंजीर खाते हैं तो आपकी बॉडी में, अंजीर में एक दूध होता है, जैसे कुछ फ्रूट्स में, जैसे चीकू है, या जिस तरह से आप यहाँ पे देखें कुछ फ्रूट्स होते हैं कि जिसको आप कच्चा तोड़ लें तो उसमें एक दूध सा निकलता है, तो अंजीर हाँ। में एक दूध, इन फलों में जहाँ पे दूध होता है, इससे जो बदन के अंदर जो डायबिटीज होने के चांसेस होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो अब रसूल खुदा ने ये सारी जो तारीफ करी अंजीर की, ये सिर्फ तारीफ है, उसको लिखने वालों ने उस समय में लिख लिया जिसको कहा जाएगा हदीस। आज उसको कौन इस्तेमाल कर रहा है सबसे ज्यादा? तो उसको तिब्बे यूनानी इस्तेमाल कर रहे हैं। जो यूनानी मेडिकल सिस्टम है, इंडिया में हो या जहां पर भी हो, उन्होंने, आप सोचें कि उन्होंने सिर्फ हदीस लिटरेचर लिया और उन्होंने पूरी की पूरी दवाओं के फॉर्मूलाज बनाए और इतने साइंटिफिकली तरीके से बनाए गए हैं कि अगर आप उसका कंपैरिजन आयुर्वेद से करें तो आयुर्वेद और यूनानी दो सिस्टर्स की तरह हैं। मतलब दो सिस्टर साइंटिफिक स्ट्रीम्स हैं कि बिल्कुल एक ही तरीके से, जिस तरह से वो किसी चीज का मिश्रण करते हैं, किसी चीज का स्वरस निकालते हैं, किसी चीज का लेह बनाते हैं, तो वो सारे के सारे तरीके आयुर्वेद में, मैंने तो आयुर्वेद का कोर्स किया है तो मुझे ये सब चीजें सिखाई गई, मैंने यूनानी कोर्स नहीं किया, लेकिन ये एमएससी करने के दौरान मुझे यूनानी डॉक्टर से मिलना पड़ा और वहां पे पता चला कि वो लोग सिर्फ अरबिक में हदीसें पढ़ते हैं और उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि इस हदीस के अकॉर्डिंग इस बीमारी के लिए भी ये इलाज हो सकता है। फिर वो उसको वैलिडेट करते हैं साइंटिफिकली, मॉलिक्यूलर स्टडीज करते हैं, उस बीमारी की जरासीम से उसको कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, कोरिलेट करते हैं और फिर वो फाइनली मार्केट में वो दवा आती है। तो इस तरीके से मतलब कुरान में जिन चीजों का जिक्र है, मैंने महसूस किया कि कुरान में तो वो एक लाइन में आ गया, बस एक बार आ गया, एक लफ्ज की तरह, बस एक बार एक शब्द बन के आया, लेकिन उसके ऊपर जब रिसर्च करी जाएगी तो अब हकीकत में पता चलेगा कि उसमें फायदे कितने हैं। जी, जी नीलम, बिल्कुल आपने जो कुरान में प्लांट्स का आपने अभी ज़िक्र बताया और उनको इतना डीपली डिफाइन करके हमें बताया कि क्या रीज़न है कि आपने एक तो ये टॉपिक चूज़ किया और कितना फ़ायदा दे सकता है हमें। एक्चुअल में हमें अपने पुराने ग्रंथ, पुराने जो रिलीजियस बुक्स हैं, उनकी तरफ वापस से लौटना चाहिए, प्राकृतिक चिकित्सा की तरफ दोबारा लौटना चाहिए। और आपने अभी जो अपने बेटे का भी एग्ज़ाम्पल दिया कि आपने नेचुरल तरीके से उसका इलाज किया, वो बहुत बेनिफिट हुआ और हमें एक चमत्कार की तरह लगा। तो ये चीज़ हमें एक्चुअल में जाननी चाहिए। मैं अपनी ऑडियंस को भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आपको पहले जो आपके नेचुरल, जो आपके पास ऑलरेडी उपलब्ध हैं तरीके इलाज, आपको उस पर जाना चाहिए, उनको ट्राई करना चाहिए। अगर कुछ एक्सट्रीम होता है तो हम देख सकते हैं कि हमें कुछ फर्दर आगे चीज़ों को अडॉप्ट करना है, लेकिन जब बेसिक चीज़ें आपके पास है तो आपको फर्स्ट उसी की तरफ जाना चाहिए, उन्हीं को यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इससे सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपके बॉडी को कोई हार्म नहीं होगा और ये इलाज जो उसका बेनिफिट होगा वो लॉन्ग लास्टिंग तक चलेगा, लॉन्ग लास्टिंग तक चल पाएगा। और इसी से रिलेटेड नीलम एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगी कि लोग अपनी जो आधुनिक मेडिसिन है, उस तरफ ज़्यादा लोग तवज्जो रखते हैं, जैसे कि अभी मैंने ज़िक्र किया। प्राकृतिक चिकित्सा को लोग बहुत स्लो मानते हैं, बहुत धीमा मानते हैं या फिर उस पे इतना रिलाय नहीं करते। कैसे लोगों को मोटिवेट किया जाए? आप अपनी बुक के थ्रू भी कर रहे हैं। हम कैसे मोटिवेट करें सोसाइटी में कि प्राकृतिक चिकित्सा या नेचुरल जो मेडिसिन्स है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा आप यूज़ करें ताकि आपको वो जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं इंग्लिश मेडिसिन से, वो ना हो सके। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? जी, तो उसके लिए देखिए, अगर हम देखें फल को, किसी भी फल को, उसको हम इस्तेमाल करते हैं सीज़न में, तो वो हमारी एक ग़िज़ा है, मतलब फूड है। दवा की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर हम एक सही मात्रा में। आज की प्रॉब्लम ये है कि एक तो जितने भी लोग हैं, वो अपनी खूबी समझते हैं कि सर्दी के मौसम में गर्मी का फल खा रहे हैं। गर्मी के मौसम में सर्दी का, वो कहेंगे कि मैं तो, मेरी इतनी पहुँच है कि मैं एक्सोटिक फ्रूट्स खा सकती हूँ। लेकिन हुँ, एक्सोटिक फ्रूट्स में खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर उस सीज़न के एक्सोटिक फ्रूट्स जो चाइना में अभी चल रहे हैं और इंडिया में नहीं उगते, ठीक है, आप सर्दी की चाइना के फ्रूट्स इंडिया में लाके खाएँ। लेकिन सर्दी की चाइना के फ्रूट अगर इंडिया में गर्मी के मौसम में खाए जाएँ, तो इससे क्या होगा कि जो जो मौसम है उसके हिसाब से खुदावंद आलम ने
उस सीजन में वो फल रखा है। आज कर्नाटका में इस टाइम पे इतनी गर्मी है कि हमें पंखा चलाना पड़ता है। यहाँ पे जो फल इस टाइम पे मार्केट में हर रोड पे साइड में लगे हुए मिलेंगे आपको, वो है तरबूज। और यूपी में तो आपको तरबूज मिलेगा ही नहीं। आजकल यूपी में जो फल मिलेंगे वो मिलेंगे जहाँ पे उनकी ठंड को खुदावंद आलम नेचुरल तरीके से बर्दाश्त करने लायक बना सके। तो शकरकंद वहां पे ज्यादा मिलेंगी, शकरकंद खाएं, स्वीट पोटैटोज खाएं, किन्नू खाएं। यहाँ पे क्या मिलेंगे, वो फल जिससे पसीना जो हमें आ रहा है बार बार, वो पसीना कम हो। तो अब अगर मैं ये तरबूज जो यहाँ के लिए इस टाइम फायदेमंद है, अगर मैं ले जाके किसी को दिल्ली में, यूपी में खिला दूं, तो उनका गला बैठ जाएगा, उनको खांसी हो सकती है, उनको बुखार हो सकता है। कोई ये कहे कि अरे हम तो भाई इस मौसम में ये खाते हैं, तो हमें समझना ये है कि एक तो ये समझना है कि जिस मौसम में खुदा ने जिस फल को रखा है, उस फल में कुछ ऐसी औषधियां नेचुरली रखी हैं कि जो उस मौसम में होने वाली बीमारियों को खत्म करेंगी। और अगर आपसे ज्यादा भी ना हो, कम से कम अगर आपको वो फल ना पसंद हो, या आपको वो फल खाने ना हो, या दिल ना चाहता हो, या डॉक्टर ने कहा हो ये फल ना खाओ, तब भी आप एटलीस्ट 1 किलो फल 1000 ग्राम्स वो फल धीरे धीरे उस सीजन में जरूर खाएं, क्योंकि उस फल में जो खासियत है वो उस जमाने के लिए जरूरी है। मतलब वो जमाना मतलब वो सीजन के लिए जरूरी है। दूसरी चीज जो आपने कही कि लोग मतलब एलोपैथिक मेडिसिन को ज्यादा पसंद करते हैं। एलोपैथिक मेडिसिन में कोई खराबी नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एलोपैथिक मेडिसिन एक क्विक शॉट है कि अगर हमारे मतलब बहुत तकलीफ है, तो हम एक इंस्टेंटली अपने आप को रिवाइव करने के लिए कि सर का दर्द है, बर्दाश्त नहीं हो रहा, कहीं जाना है, इंटरव्यू, आप एक वो ले लें, एक टैबलेट। लेकिन अगर हम उसको अपना दिन का मतलब दिनचर्या में हम डेली उन्हीं दवाओं को लेने लगे, जैसे आजकल बीपी के लिए कुछ लोग रोज एक टैबलेट लेते हैं, जबकि कर्नाटका में आयुर्वेद में लिखा गया है कि जो करी पत्ता है, जो करी पत्ते की जो लीव्स है जो यहाँ सांभर में डलते हैं, उसको अगर आपने एक मुट्ठी मतलब 10-15 करी पत्ते की लीव्स ऐसे ही आपने थोड़े से कच्चे नारियल में एक हरी मिर्च, थोड़ा करी पत्ता और जीरा डाल के उसकी चटनी बना के सुबह में इडली या डोसे के साथ खा ली, जो यहाँ पे एक रेगुलर चटनी है, इडली डोसे के साथ करी पत्ता और नारियल की चटनी होती है, तो आपको बीपी नहीं होगा, आपके सर के बाल नहीं झड़ेंगे, आपके बाल सफेद नहीं होंगे, आपकी आंखों की रोशनी। तो अब ये सब काहे में, करी पत्ते में, और वो उसको पका भी नहीं रहे, कच्चा करी पत्ता लिया, नारियल लिया, जीरा लिया, नमक लिया, हरी मिर्च ली, उसे मिक्सी में घुमा दिया, या पहले पीसते थे, उसको स्टीम हुए आलू मतलब ये जो स्टीम हुई इडली बैटर होता है या डोसा है, उसको उन्होंने उसके साथ खाया, तो उसको तो दवा की जरूरत ही नहीं है। लेकिन हम क्या खा रहे हैं आज हम देख रहे हैं पास्ता, सैंडविचेस। तो मैं पास्ता और सैंडविच के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन क्या ये मेरी बॉडी की जो जरूरत है उसको पूरा कर रहे हैं? और जहां पर मैं रह रही हूँ, हो सकता है जिस कंट्री में ये सब चीजों की जरूरत हो, वहां पे इससे बहुत फायदा होता हो, लेकिन यहाँ इंडिया के सीजन्स के हिसाब से, धूप और गर्मी और जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट में हम है, उसके हिसाब से खुदा ने जो यहाँ पे नेचुरली चीजें उगाई हैं, वो हमारे लिए फायदेमंद है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूंगी कि कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन 4 स्टेट्स में आपको रोड साइड पे भी लगे हुए इमली के पेड़ बहुत मिलेंगे। ओके, इमली अच्छा। बहुत ज्यादा खाई जाती है। रसम जो है इमली के ही खट्टे पानी से बनती है। जो दाल बनाई जाएगी उसको बिना इमली डाले सांभर नहीं बनता। क्यों? और हमारे नॉर्थ में तो इमली मतलब खाएंगे तो दांत ही खट्टे हो जाएंगे, और जो मर्द है उसको तो कहा जाता है कि भाई इमली मत देना इनको, क्योंकि उससे जो मेल फर्टिलिटी है वो अफेक्ट होती है। लेकिन साउथ में उसकी जरूरत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो फ्लोराइड है पानी में, मतलब पानी अगर हैवी है, तो उसके लिए जो डाइजेस्ट करने के लिए जो चीज सबसे ज्यादा फायदेमंद है वो खटाई है, और वो भी इमली की खटाई। तो यहाँ की मतलब यहाँ के हिसाब से खुदा ने जो यहाँ पे पथरीली जमीन है, बहुत ज्यादा पहाड़ है, बहुत तेज धूप रहती है, इस वक्त कर्नाटका में गर्मी है, तो यहाँ के हिसाब से जो नेचुरल चीजें उग रही हैं, जो आपको रोड साइड पे लगे हुए पौधे भी है ना, वो भी यहाँ के हिसाब से, कोई कहे अरे मुझे पौधा बहुत पसंद है, मुझे ये यूपी में लगाना है, लगाएं आप, लेकिन वहां पे उसकी जरूरत नहीं होगी। वहां पे जो आपको रोड साइड पे भी लगे हुए पौधे हैं, वो वहां पे जो वैसी बीमारियां हैं जो वहां पे कॉमन है, उसके लिए वहां पे वो मिलेंगे।
इसको कहा जाता है बायोडाइवर्सिटी, कि मतलब जिस जगह पे आप हैं, जिस टेरिटोरियल लोकेशन में है, उसके हिसाब से खुदा ने वहां के हिसाब से उन पौधों को पैदा किया है। हम कहें कि हमें सेब जो है कर्नाटका में, बैंगलोर में पैदा करना है, आप वो बीज लगाएं और हो सकता है पेड़ भी उग जाए, लेकिन सेब जो बेस्ट होगा वो वहां पे होगा जहां पे बर्फ पड़ रही हो। तो वहां उसमें जो सेब में जो क्वालिटी पैदा होगी उस फ्रूट में, वो उस जगह पे नहीं होगी जहां पे मान लीजिए मौसम इस तरह का हो, जहां पे नहीं होना चाहिए। तो हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम एक तो एक्सेप्ट नहीं करते कि जिस जगह पे हम रह रहे हैं वहां पे उगने वाली चीजों को हमें जरूर अपने डेली डाइट में इस्तेमाल करना है। और जब जब हम अपनी डेली ग़िज़ा को सही लेंगे तो दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एलोपैथिक सिर्फ तब लेना है जब हमें पता चले कि अब हमारे पास बहुत कम टाइम है और हमें हॉस्पिटल पहुंचने तक या अपना सही इलाज शुरू करने से पहले एक क्विक फिक्स चाहिए जिससे हम संभल जाएं। उस संभलने में एलोपैथिक डेफिनेटली हेल्प करता है, लेकिन लॉन्ग टर्म अगर इलाज करना है तो उस इलाज के लिए हमें अपने आप को करेक्ट करना होगा, अपनी डाइट को, अपनी सोच को, अपनी दिनचर्या को, किस टाइम उठ रहे हैं, किस टाइम सो रहे हैं, ये हमें बहुत इसके ऊपर फोकस करना होगा। जब मैंने आयुर्वेद पढ़ा तो उन्होंने हमें बताया कि आप सूर्य उदय से मतलब सूरज निकलने से 3 घंटा पहले ब्रह्मी मुहूर्त है। जब मैं अब कुरान पढ़ती हूँ तो मैं देखती हूँ कि कुरान की 17 चैप्टर में 78 वाक्य जो है, आयत है, उसमें खुदा ने कहा तहज्जुद के लिए उठो फजर से पहले। फजर जो है सूर्य उदय से ऑलमोस्ट 1 आवर पहले है। फजर से पहले मतलब कि अगर सूरज 6 बजे निकल रहा है, 5 बजे तो आपको फजर के लिए उठना है। उससे कहीं पहले आपको उठकर खुदा की इबादत, तो आप जिसको कह रहे हैं साधना करें, हम भी कह रहे हैं कि तहज्जुद की नमाज पढ़ें। तो ये जो लिखा हुआ है, जब हम इस पे गौर व फिक्र नहीं करते, जब हमारा दिनचर्या उस तरीके से नहीं होगा, हमारा सोना उस टाइम तक रहे कि सूरज निकल आया और हम अभी भी सो रहे हैं, तो हमारे बदन में कुछ ऐसी सूरज की शुआएं हैं जिससे हमारे बदन में ताकत ना मिलके बल्कि बीमारियां पैदा होती। उस टाइम पे सोना मत, जागते रहना। तो अगर हम उसको फॉलो नहीं करेंगे, ऋतुचर्या जिस ऋतु में आप हैं, जिस सीजन में आप हैं, अगर आप उसको फॉलो नहीं कर रहे, तो बीमारी जो आएगी वो इसलिए नहीं है क्योंकि आप बीमार हैं, आप कमजोर हैं, आपने एहतियात नहीं करी। वो एहतियात का नाम इल्म है। वो इल्म हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। आपके यहाँ सब कुछ संस्कृत में है, हमारे यहाँ सब कुछ अरेबिक में है। जब हम इसको पढ़ेंगे नहीं, इस पे गौर व फिक्र नहीं करेंगे, तो फिर हम ढूंढते हैं कि कोई हमारा इलाज कर दे, जबकि हमें इलाज की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ अपने जो आदतों को बस करेक्ट करना है। ये मैंने रियलाइज किया। आदतों को करेक्ट करना है। नीलम, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। फ्रेंड्स, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि क्या आपने भी कुछ ऐसी आदतें अपनी लाइफ में ढाल रखी हैं जो कि आपको प्रॉब्लमेटिक लग रही है? अगर कोई प्रॉब्लम है, फिजिकली मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है आपको, तो आप प्लीज उस चीज को फाइंड आउट कीजिए कि ये किस रीजन से हो रही है, इसको मैं क्या चेंज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ कि ये जो प्रॉब्लम है वो यहीं पर स्टॉप हो जाए, आगे बढ़े ना। तो आपको जरूर फिगर आउट करना चाहिए। और इसके लिए जो इलाज है वो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आपके घर के अंदर बहुत सारे ऐसे ग्रंथ, ऐसी किताबें, ऐसी बुक्स रखी हुई हैं ऑलरेडी, जिसको पढ़ने का हमारे पास समय नहीं है और वो समय हम लगा रहे हैं किसी और काम में जिस वजह से हम बीमार हो रहे हैं। तो इस रीजन को आप जानिए, फाइंड आउट कीजिए और इलाज आपके घर में, आपके खुद के पास है। नीलम जी, मुझे लगता है कि अगर हम इसके बारे में थोड़ा बहुत अपने बड़े बुजुर्गों की भी सुन ले, जो कि वो एक्सपीरियंस है, जो हमें इलाज बताते हैं, तो भी शायद हम काफी कुछ बच सकते हैं इन बीमारियों से। बेशक, हकीकत है ये। हमने अभी बात की फिजिकल प्रॉब्लम्स की, फिजिकल बीमारियों की। क्या कुरान में कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जो कि आपकी मेंटल हेल्थ को भी स्ट्रॉन्ग करते हैं, उसको भी इम्प्रूव कर सकते हैं? जी, बेशक। जैसे अब आप देखिए, मैं जिन प्लांट्स का नाम लूँगी, वो बहुत ही सिंपल हैं, लेकिन दिमागी क़ुव्वत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। जैसे कि हमारे प्रॉफ़ेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि दिन में जो 1 हफ़्ते में, 1 सप्ताह में जो दिन होते हैं, उसमें जुमे का दिन ख़ास दिन है। तो हमारे यहाँ कहा जाता है कि जुमे के दिन प्रॉफ़ेट ने फरमाया कि अगर आप नहार मुँह मतलब ब्रश करने के बाद जो सबसे पहला फल खाएँ, वो एक अनार खाएँ। एक मुकम्मल अनार, मतलब उसे शेयर ना करें, चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन आप एक-एक अनार सबको दें, उस अनार को आप ना शेयर ना करें। उस अनार में जितने दाने हैं, वो मुकम्मल, क्योंकि कहा जाता है कि एक दाना उसमें हर अनार में जन्नत का होता है। अब ये मतलब ये एक हदीस है कि हर अनार में
एक दाना जन्नत का है। तो एक मुकम्मल अनार को एक शख्स खाए। अब जब आप इसको खाएँगे तो उन्होंने पूछा कि उससे क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि एक अनार को खाने से 40 दिन तक आपका दिल नूरानी होगा। ओके। आपका दिल नूरानी होगा। जी, और अगर आपने ज़ैतून का तेल इस्तेमाल किया, जिसको रोग़न-ए-ज़ैतून कहते हैं, तो अगर वो चाहे आप मतलब कच्चा तेल आप खाने के ऊपर डाल के खाएँ या आप कोई सैलेड बनाए उसमें डाल के खाएँ या आप अपने खाने को उसमें पका सकते हैं, जिस तरीके से भी। हमारे यहाँ कहते हैं सर में डालने के लिए ज़ैतून का तेल सबसे बेहतर है, बदन की मालिश के लिए ज़ैतून का तेल सबसे बेहतर है। तो अब इससे क्या होता है कि इससे रसूल खुदा फरमा रहे हैं कि अगर आपने ऐसा किया, तो 40 दिन तक आपका दिल, आपका दिमाग नूरानी रहेगा। अब ये तो उन्होंने कह दिया और हमने सुन लिया, हमने कहा हाँ मम्मी ठीक है, हम खा लेंगे। लेकिन आज जब मैंने आयुर्वेदिक स्टडीज़ करी तो अब मैंने इसको कैसे रियलाइज़ किया कि हमारे जो सर थे गिरीश सर जिन्होंने हमें ये पढ़ाया, उन्होंने कहा कि देखिए जब आप खाना खाती हैं तो हमारे बॉडी में 7 धातुएँ होती हैं। जैसे ही हम खाना खाते हैं, यहाँ पे खाने को अन्ना कहते हैं, अन्न, ओके? तो उन्होंने कहा अन्न से अन्ना रसा बना। सबसे पहली धातु जो बनती है खाना खाते ही, जब वो पेट जी। में जाएगा, वो शुरू होगा डाइजेस्टिव ट्रैक में जाके, तो वो अन्ना रसा मतलब प्लाज़्मा सबसे पहले बना रसा। उससे रसा से जो नेक्स्ट धातु वो कन्वर्ट हो रहा है, उन्होंने कहा रक्त, रक्त कहते हैं ब्लड को। ओके। वही खाना अभी मैं आपको बता रही हूँ, चाहे आप चाय और बिस्किट खा रही हो, अनार हुँ। खा रही हो, एक पौष्टिक भोजन खा रही हो या एक सैंडविच खा रही हो, पिज़्ज़ा कुछ भी खाएँ आप, जैसे ही वो आपके पेट में जाता है रस धातु, रक्त, उसके बाद रक्त धातु, उसके बाद ममसा मतलब जो मसल्स हैं हमारी, मसल्स अच्छा। बनती है। उसको मतलब उसकी जो एक पूरा क्रीम है वो मसल्स बनाता है। उस ममसा के बाद बनता है मैदा, मैदा मतलब जो स्किन के नीचे जो एडिपोज टिश्यू है जिसको हम फैट कहते हैं, चर्बी। तो अच्छा। पहले ममसा धातु उसके बाद मैदा मतलब चर्बी बनती है। उसके बाद है अस्थि, जो हड्डियाँ हैं। हुँ। जो अस्थि है तो रसा धातु, रक्त धातु, ममसा, मैदा, अस्थि। अस्थि धातु जो है मतलब हड्डियाँ बन गई, उसी खाने से डेली जो रिपेयर हो रही है। और अब अस्थि धातु के बाद जो नेक्स्ट है, वो है मज्जा धातु जो बोन के अंदर बोन मैरो होता है। जिसके अंदर अच्छा। हमारे रेड ब्लड सेल्स जनरेट होते हैं, जो ताकत मतलब अगर हड्डियों में वो बोन मैरो ना हो तो इंसान की कमज़ोरी होगी, बदन में दर्द होगा, हड्डियों में तकलीफ होगी, उठते-बैठते आवाज़ आएगी। तो ये है 6th धातु जो है बोन मैरो मज्जा धातु और जो 7th है, उन्होंने कहा वो है शुक्र धातु। 7th धातु है वो स्पर्म्स या ओवा जो एक लेडी या एक मेल की फर्टिलिटी को बनाता है और ये हर बच्चे में रहता है। छोटे बच्चे हुँ। से लेके और इस सब का जो मतलब जो निचोड़ है, वो है ओजस। जो आपके खाने से जो लास्ट में जो ओजस है, जो 1 स्पून के बराबर वो कतरे में वो रहता है, जो हमारे ऊपर जो तला हृदय है, यहाँ पे जो हुँ, हमारी हुँ। एक ग्लैंड्स रहती हैं, तो बॉडी में 7 ग्लैंड्स हैं, जो पीनियल ग्लैंड है, जो मदर ऑफ ऑल ग्लैंड्स है, उसमें वो रहता है। और वो क्या काम करता है, वो जो ओजस है, वो आपके पूरे बॉडी को ताकत बख्शता है। अब ये एक खाना है। जब रसूल खुदा कह रहे हैं कि तुमने अगर एक अनार खाया, तो 40 दिन तक तुम्हारा दिलो-दिमाग नूरानी हो जाएगा। तो कैसे नूरानी होगा? मतलब इस खा अब तो हमारे प्रोफ़ेसर ने कहा कि नीलम जब आपने खाना खाया, तो जो रेड ब्लड सेल आज बनी, आज हुँ। 13th ऑफ जनवरी को, तो वो 10th ऑफ मार्च तक वैलिड है आपके बॉडी में। पूरा 30 दिन अगले महीने के और 10 दिन उसके बाद 40 दिन तक वो रेड ब्लड सेल वैलिड है। आपने आज कुछ खाया, आपके ऊपर उस खाने का असर अगले 40 दिन तक होगा। ओके। अगले 40 दिन तक। कुरान में एक सूरा है जिसका नाम है सूरह नहल 16 सूरा जिसका नाम है मधुमक्खी। सूरे का नाम ही चैप्टर का नाम ही है हनी बी। तो वहाँ पे हनी बीज का ज़िक्र है और कुरान में खुदा ने मतलब ये आयत नाज़िल करी कि आपके लिए शहद जो है एक मतलब एक शिफ़ा बख्श चीज़ है जिसको हीलिंग कहेंगे हम इंग्लिश में कि हीलिंग होगी बॉडी में। अब अगर आप एक हनी बी के छत्ते में देखें टोटल बीज़ फीमेल्स होती हैं, जो वर्कर बीज़ हैं वो क्या खाती हैं? शहद खाती हैं। लेकिन जो क्वीन बी है वो क्या खाती है? एक वर्कर बी की जो लाइफ स्पैन है वो सिर्फ 6 वीक्स है, 6 हफ्ते मतलब 1.5 महीने में एक वर्कर बी अंडे से निकल के काम करने लगेगी और 6 हफ्ते में वो मर जाएगी। लेकिन यही वर्कर बीज़ जो क्वीन बी को खाना खिलाती हैं, वो एक क्वीन बी 6 साल तक रहती है।
क्या खाती है वो? तो वो शहद के साथ साथ रॉयल जेली, प्रोपोलिस, जो वर्कर बीज जो उसको खिलाती हैं वो है रॉयल जेली, हनी एंड प्रोपोलिस। तो ये जब खिलाते हैं तो जो मतलब अब ग़िज़ा एक ही है, देखने में वो सब शहद ही दिख रहा है। हम्म लेकिन वो जो ज़रा-सा डिफरेंस आया, उससे हम्म लाइफ स्पैन में देखें, यहाँ 6 वीक्स और वहाँ 6 इयर्स, वहाँ 72 महीने वो एक बी की ज़िंदगी है। और वो पूरे हम्म हर दिन अपनी ज़िंदगी में अंडे देती रहती है, जो क्वीन बी है, और ये 6 वीक्स में पैदा होके काम करके मर भी जाते हैं। तो ये 6 वीक्स, 6 हफ्ते, कितने दिन है ये? और वो कितने महीने, और उस हम्म एक ही साल में कितने हफ्ते होते हैं? 52 हफ्ते होते हैं। तो 52 वीक्स इन अ ईयर, 52 इंटू 6 वीक्स, 6 इयर्स। तो आप ये देख सकते हैं कि ग़िज़ा का हमारे ऊपर बहुत असर है, और खुदा कह रहा है कि अगर तुमने शहद इस्तेमाल किया, तो तुम अपने आप को खुद में एक शिफा महसूस करोगे। वो शिफा तुम्हें दिमाग को, जब जो भी खाना हमारे दिमाग को सुकून दे रहा है, वो हमारे बॉडी में हीलिंग जनरेट कर रहा है। जो खाने से हम एक्साइट हो रहे हैं, उससे हम्म हमारे में हीलिंग नहीं हो रही है। जैसे इसी को आयुर्वेद में कहते हैं सात्विक फूड, राजसिक और तामसिक। तामसिक ना खाएँ, वो खाना है जिसको खा के, खाना क्यों खाते हैं? कि जिससे हमें ताकत महसूस हो, हम हल्का महसूस करें, हम में एनर्जी हो। अगर खाना खा के हम ये कहें कि अब तो थक गए, अब तो सो जाओ या लेट हम्म, जाओ, वो खाना तामसिक था। जी जी और वो खाना जिसको खा के आपको ये लगे कि अब मेरा दिमाग अलर्ट हो गया, मैं बिल्कुल फ्रेश फील कर रही हूँ, तो वो हम्म सात्विक खाना है। तो अब दूसरा जो खाना है जिससे दिमाग को बहुत सुकून मिलता है और दिल को, वो है जौ। एक आम सा अनाज है जो आपको हर कंट्री में मिल जाएगा, बार्ली या ओट्स। लेकिन इसका हम इस्तेमाल इतना नहीं करते। हम गेहूं की ब्रेड, गेहूं के पास्ता, गेहूं के सैंडविचेस, हर चीज गेहूं की है। आज जो पिज्जा बन रहे हैं, कोई भी जौ के पिज्जा नहीं बना रहा। कोई बना रहा है? नहीं। हर चीज गेहूं पे, गेहूं में मतलब फायदे बहुत है, लेकिन गेहूं एक राजसिक फूड है। गेहूं खा के जो आप में एक चुस्ती आएगी, एक जोश आएगा, उसको खा के एक वॉरियर को लिए गेहूं जरूरी है, जिसको हम कहेंगे क्षत्रिय। लेकिन एक हम्म ब्राह्मण के लिए जो पढ़ना चाह रहा है, वो गेहूं ना खाए, नहीं तो वो उछलने लगेगा। और गेहूं में जो ताकत है, उसको जौ खाना है। तो हम्म अब ये चीजें, मतलब ये चीजें तो प्रॉफिट ने बताई हैं कि किस तरीके से आपकी डाइट डिपेंड करती है, डाइट पे डिपेंड करता है कि आप सोच कैसा रहे हैं। आपके हम्म अंदर जो ख्यालात है वो उस खाने से बन रहे हैं। जो शुक्र धातु है वो उसी अन्न रसा से बनी। जो बच्चे हमारे तैयार हो रहे हैं, जिसको हम मतलब बहुत लाइट लेते हैं, लेकिन एक साइंस है कि जब बच्चा होने वाला होता है, तो माँ की ग़िज़ा के ऊपर कितना ध्यान दिया जाता है। क्यों? लेकिन वो नहीं ध्यान दे रही कि वो तो तब जब बच्चा ऑलरेडी पेट में आ चुका। ग़िज़ा पे तो 40 दिन पहले ध्यान देना था कि जब एक हस्बैंड वाइफ कंसीव करना चाहते हैं, तो हमारे यहाँ कहा जाता है कि 40 दिन पहले से आप एक फासला रखें, रोज़ा रखें, मतलब फास्टिंग करें, एक-दूसरे के करीब ना आएँ। उस समय में जो ग़िज़ा हो, 40 दिन तक अपने धातु को इतना प्यूरिफ़ाई कर ले कि आपकी ग़िज़ा के हिसाब से उस 40 डेज़ में मतलब सात्विक फूड हो। तब वो बच्चा जो मुंतकिल होगा एक मर्द से औरत में, वो एक दुनिया में क्या बनाएगा, एक दुनिया को कंस्ट्रक्ट करेगा खूबसूरती से। और नहीं तो जी हम कहते हैं कि मेरे बच्चे कहाँ से आ गए, ऐसा तो ना मेरे दादा थे, ना माँ थी, ना मैं हूँ, ये कहाँ से आ गया शैतान। तो वो हमने ख्याल ही नहीं किया कि हमने खाया क्या था। जी जी नीलम, ये बिल्कुल आई एम श्योर हम सभी इस चीज़ से कनेक्ट कर पाएँगे कि सच में जो खाना है वो आपके एक्शंस पर, आपकी लाइफ के ऊपर, उन सब पर असर डालता है। चाहे वो मेंटल हो, फिज़िकल हो, स्पिरिचुअल हो, जैसा आप सोच रहे हैं। वो कहते हैं ना कि जैसा आप अन्न खाएँगे वैसा आपका मन हो जाता है। तो अगर जी, आप अपने मन को शांत रखना चाहते हैं और फ़ोकस रखना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपको खाना भी वैसे ही खाना होगा, वैसा ही चूज़ करना जी, होगा। बिल्कुल। ओके, सो नीलम अब हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ आ चुके हैं जिसे हमने नाम दिया है माय जर्नी सीक्रेट्स। तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करने वाली हूँ क्विकली, आप उसका क्विकली आंसर देंगे। तो हम शुरू करें? जी, ज़रूर। तो मेरा पहला सवाल है आपसे, आपके अकॉर्डिंग लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट आपके लिए क्या है? मेरी लाइफ़ की सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि मैं एक माँ हूँ, और मैं एक माँ बनी क्योंकि मेरे बच्चे बहुत सालों में हुए। तो आज जो मैं एक्सपीरियंसेस कर रही हूँ और जिस जिस गौर व फ़िक्र के साथ मैं अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ,
वो माँ बनने के बाद मेरे में ये गहराई ज्यादा पैदा हुई। ओके, एक ऐसी बात जो लोग आपके बारे में नहीं जानते हैं। अ, नहीं जानती कि मैं बहुत ज़्यादा मतलब अपने फ़ादर की मेहनतों से बहुत ज़्यादा प्रेरित हूँ और मुझे कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं लगती। अगर मेरे वालिद साहब से मैं आज ये कहूँ कि डैडी मैं कर्नाटका की चीफ़ मिनिस्टर के लिए सीट मैंने टिकट ले लिया है, तो मेरे वालिद मुझे ये कहेंगे कि तू कर सकती है। मतलब जो प्रोत्साहन मुझे उनसे मिलता है, इंस्पिरेशन, वो लोग नहीं जानते कि मेरे माइंड में कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। मुझे ये लगता है कि अगर हम मन बना लें और उस तरफ इरादा अपना मुकम्मल कर लें, तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। मेरे वालिद साहब ने हमेशा कहा कि जब इंदिरा गांधी जी अ, इलेक्शन लूज़ कर गई थी, तो उन्होंने हर ट्रक के पीछे, हर गाड़ी के पीछे एक ही चीज़ लिखवाई थी कि एक ही जादू, दूरदृष्टि, पक्का इरादा, अटूट विश्वास। ये 4 वर्ड्स उन्होंने लिखवाए थे, एक ही जादू, दूरदृष्टि, पक्का इरादा, अटूट विश्वास। डैडी कहते हैं कि जब मैं इसको पढ़ता था तो मुझे लगता था कि हकीकत में ये जीत जाएँगी और फिर वो प्राइम मिनिस्टरशिप की उन्होंने वो टिकट जीता, कर्नाटका से ही जीता था। तो कहने का मकसद ये है कि डैडी ये कहते हैं कि तू अगर अगर तू अपना मन बना ले, इरादा जब तक इंसान का नहीं होगा तो कुछ नहीं पा सकता। और मेरे बारे में मुझे नहीं मालूम कितने लोग जानते हैं कि आई फील नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट मैं पूछना चाहूंगी, जिंदगी का वो दौर जिसे आप दोबारा से जीना चाहते हो। अ, वो समय जब मेरी मम्मी ज़िंदा थी और जब मैं स्टूडेंट लाइफ में थी, काश मैं मम्मी की बातें ज़्यादा सुना करती। मैं उनको बहुत चैलेंज करती थी और जब मम्मी मुझसे ये सब बातें बताती थी कि ये सब लिखा हुआ है, तो मुझे लगता था कि साइंटिफिकली वैलिडेटेड नहीं है और आज मैं उसी चीज़ को मैं वैलिडेट कर रही हूँ। तो काश मेरा मेरा जो एटीट्यूड था उस टाइम पे बहुत रिवोल्टिंग था और मुझे लगता है कि आई थिंक वी शुड लिसन टू आवर पेरेंट्स मोर एंड वी शुड रियली वैल्यू व्हाट दे आर सेइंग बिकॉज़ दे नो रियली व्हाट दे आर सेइंग। मुझे उस टाइम पे नहीं लगता था। मुझे लगता था कि मम्मी आप ऐसे ही कह रही हैं और आज मुझे लगता है कि काश मैं वो समय वापस करूँ और उन गलतियों को दोबारा ना करूँ। जी, जी। ओके, लास्ट क्वेश्चन है आपसे, आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है? मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है कि मैं एक कुरान शरीफ से रिलेटेड कुछ ऐसी किताबें लिखूं जो छोटे बच्चों के लिए हैं। ये जो किताब है मेरी ये छोटे बच्चों के लिए नहीं है, लेकिन आज मुझे रियलाइज होता है जो मेरे छोटे बच्चे हैं कि बच्चों के लिए लिटरेचर उतना नहीं लिखा जाता, स्टोरीज वो सब लिखी जाती है, लेकिन आज के ज़माने में बच्चों के पास जितना इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से उनका मतलब अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है और वो हम लोगों को कोशिश ये करनी चाहिए कि बच्चों से कनेक्ट करें, क्योंकि हुँ, वही हमारी नेक्स्ट पीढ़ी है और जो शुरू के 8-10 साल तक बच्चा सुनता है हमारी बात, बड़े होने के बाद एडोलेसेंट में जब वो चले जाते हैं, तो वो हमारी बात नहीं सुनते। तो ट्रू। आई फील कि वी शुड आई वुड लाइक टू राइट मोर ऑन चिल्ड्रन थीम और इन्हीं चीज़ों को अगर मैं सिम्प्लीफाई करके सिंपल लफ्ज़ों में ऐसे लिखूँ कि बच्चे उससे कनेक्ट कर सकें और इसको अपनी ज़िंदगी में एक हिस्सा बना सकें। तो आई थिंक दैट वुड बी ग्रेट। एब्सोल्युटली। अम, नीलम, यहीं पर ये सेगमेंट फिनिश होता है और आपने बहुत खूबसूरत जवाब दिए इन सवालों जी, के। थैंक यू सो थैंक मच। आगे मैं पूछना चाहूँगी कि आपको रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है इस किताब के लिए, आपकी फैमिली के थ्रू, आपके फ्रेंड्स के थ्रू? अल्हम्दुलिल्लाह सब लोगों ने बड़ी खुशी ज़ाहिर करी और कहा कि बहुत कम लोग इतना टाइम देते हैं कुरान को और कुरान को पढ़ना तो जी, ज़रूरी समझते हैं, लेकिन कुरान के ऊपर रिसर्च करना या कुरान की आयतों को खोलकर उसको एक्सप्लेन करना या समझना, इतना टाइम नहीं देते। तो अगर कुरान में ये सब है, तो उन्हें बड़ी खुशी हुई और उन्होंने कहा कि ये न ना सिर्फ़ आप अपने तक रखें, बल्कि कुछ इस तरह से इवेंट्स बनाएँ कि कम्युनिटी तक ये बात ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन चीज़ों को इस्तेमाल करके फ़ायदा उठा सकें। जी, जी। नीलम, अगर आज हम आपकी बुक परचेज़ करते हैं, तो क्या कोई डिस्काउंट हमें मिल सकता है आज? डेफ़िनिटली ओके। आज के लिए मतलब मुझे खुशी होगी कि अगर कोई मेरी इस बुक को परचेज़ करना चाहे तो डेफ़िनिटली 25% डिस्काउंट उसको देना चाहेंगे। दोस्तों, आपके लिए डिस्काउंट हमने नीलम से इसके लिए रिक्वेस्ट कर ली है, तो आपको इस बुक पर डिस्काउंट मिलने वाला है 25% का। तो इतनी बेहतरीन अपॉर्च्युनिटी को बिल्कुल भी गवाइए मत। इस बुक को परचेज़ कीजिए, इसको परचेज़ करने का लिंक हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में।
Amazon लिंक है, वहां जाइए, उस पर क्लिक कीजिए और नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए 25% का डिस्काउंट इस बुक पर आपको अवेलेबल होगा। इस बुक को आप पढ़िए, अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कीजिए, उनको समझाइए, ट्रांसलेट करके बताइए चीज़ों को। ज़रूरी है कि इसी एज से अगर उनके अंदर ये नॉलेज आ जाती है, ये अवेयरनेस आ जाती है अपनी हेल्थ को लेकर के, और साथ में जो कुरान से रिलेटेड ये बुक है क्योंकि, तो इससे रिलेटेड अगर अवेयरनेस आएगी उनके अंदर तो ज़रूरी है उनके लिए बहुत बेनिफिट होगा। तो ज़रूर इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाइए। नीलम, एनी कॉन्टैक्ट डिटेल यू वांट टू शेयर विद आवर ऑडियंस? जी, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 9980666441 और मेरी ईमेल आईडी neelam@gmail.com। तो दोस्तों, अगर आप नीलम जी से कनेक्ट होना चाहते हैं, पर्सनली बातचीत करना चाहते हैं, तो ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप नोट कर लीजिए। आप इनसे पर्सनली गाइडेंस ले सकते हैं और इनकी राइटिंग जर्नी को और भी ज़्यादा नज़दीक से जान सकते हैं। नीलम, आपने अपनी बुक को लेकर के इतने ब्यूटीफुल तरीके से हमारे साथ डिस्कशन किया है और लोगों की क्यूरियोसिटी बढ़ाई है। धर्म ग्रंथों को ले लीजिए, कुरान को ले लीजिए, प्लांट्स, एनवायरनमेंट, सब चीज़ों के बारे में आपने बात की है, मेंटल हेल्थ के बारे में आपने बात की। आपने हमारे लिए समय निकाला और वैल्यूएबल विज़डम हमारे साथ शेयर की। थैंक यू सो मच। आप हमारी ऑडियंस से कुछ कहना चाहेंगी जाने से पहले? कोई लास्ट मैसेज देना चाहेंगी? जी, मैं अपने उन एजुकेटेड स्कॉलरली जो पीयर्स हैं उनसे कहना चाहूँगी कि आप लोग अपनी रिसर्च को अपने तक ना रखें। मैं कहना चाहूँगी कि यूनिवर्सिटी की बहुत सारी लाइब्रेरीज़ भरी पड़ी हैं बेहतरीन रिसर्च वर्क से। मैं कहना चाहूँगी उन स्कॉलर्स से जिन्होंने सालों लगा दिए मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन में, पीएचडीज़ में, रिसर्च और रिव्यू पेपर्स लिखने में। मैं चाहूँगी कि आप इसको आगे बढ़कर पब्लिक तक इसको लेकर आएँ। नहीं तो ये एक बहुत महँगा शौक था कि हमने एक पीएचडी करी, हमने एक डॉक्टरेट कर लिया, हमने एक पोस्ट ग्रेजुएशन रिसर्च से रिलेटेड किया। लेकिन उस किताब को या उस थीसिस को या उस डिसर्टेशन को अगर लाइब्रेरी में ले जाके रख दिया, कॉमन मैन उससे फ़ायदा नहीं उठा पा रहा, तो आपकी रिसर्च अधूरी रह गई। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी उन तमाम स्टूडेंट से जो रिसर्च कर रहे हैं इस टाइम पे कि आप अपनी रिसर्च को एक बुक बना के पेश करें। मैं नहीं कहती हूँ कि ये पहली बुक जो है 100% परफेक्ट हो, लेकिन आपने कोशिश करी और हो सकता है कि ये आपकी ज़िंदगी का पहला और आखिरी प्रोजेक्ट ना हो, ये शुरुआत हो, एक ऐसी जर्नी पर ले जाए आपको कि आप इसके बाद पता नहीं कितनी और किताबें लिखें और कितना आप काम आ सकें। तो अगर आपकी रिसर्च से 2 लोगों का भी फ़ायदा होता है, 1 का भी फ़ायदा होता है, जैसे नितिन साहब कहते हैं कि अगर एक इंसान से का भी आपकी किताब पढ़ने के बाद ज़िंदगी में कुछ अच्छा होता है, तो आपको अपनी किताब ज़रूर लिखनी चाहिए। और मेरी किताब, मेरी कहानी जो ये एपिसोड है और ये जो शालिनी मैम है और जो इनका ये पूरा ज़िंदगी का मिशन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रोत्साहित कर रही हैं, एनकरेज कर रही हैं कि आप किताबें लिखें। मैं चाहूँगी कि आपके अगर ज़िंदगी में कोई एक ऐसा मैसेज है कि जो आप पहुँचाना चाहते हैं और नहीं लेके जाना चाहते उसको अपने साथ ऐसे ही बंद हुआ, तो आप उसको ज़रूर सामने लेकर आएँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच नीलम, हमसे जुड़ने के लिए और इस हौसला अफ़ज़ाई के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। एप्रिशिएट। सो दोस्तों, ये था हमारा आज का सेशन जो हमने कंप्लीट किया नीलम जी के साथ, और देखिए कितनी बेहतरीन बातचीत हमारी रही। आज का डिस्कशन बहुत ही वैल्यूएबल रहा है और आपने बहुत सारे नोट्स बनाए होंगे आज के टॉपिक को लेकर के। तो क्या कुछ नया सीखा आपने आज के सेशन में? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत वैल्यू रखते हैं। तो यहीं पर फिनिश होता है हमारा आज का सेशन। कल मिलते हैं आपसे एक और नए ऑथर के साथ, एक और नई बुक के साथ। ये है मेरी किताब मेरी कहानी सीजन 8, जहाँ हर किताब के पीछे है एक कहानी और हर कहानी है एक प्रेरणा। धन्यवाद।